जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में और भारतीय इतिहास के आधुनिक इतिहास से हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी हाँ, यानी कि आज जो यूपीपी की कक्षाएं चल रही हैं उसके अंतर्गत हम इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान रखना मेरे प्यारे, जैसा कि आपको पता है कि डेट आ गया है किसका, उत्तर प्रदेश पुलिस का। ठीक है, और आपके पास समय बहुत कम है, लगभग 40 से 45 दिन का समय है, 45 दिन का। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं बता दे रहा हूं पहले ही। मैं आपको इतिहास तो लेके चल ही रहा हूं, आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, यानी कि संविधान का वीडियो एक दूंगा और इसके साथ ही साथ एक वीडियो मैं आपको दूंगा डेली का डेली स्टैटिक जीके का। ध्यान रखिएगा, एक तो इतिहास हो गया, एक पॉलिटी हो गया और एक स्टैटिक हो गया, तीन ये। और हो सकता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है वो तो जाएगा जाएगा, वो तो निश्चित तय है कि वो जाएगा। ठीक है, तो चार कुल मिला के आपको 3 से 4 वीडियो डेली में दूंगा। ठीक है, जीएस तैयार करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जीएस से टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपी में, तो 38 प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे। कितने? 38 प्रश्न। तो इन्हीं 38 प्रश्न में, ठीक है, स्टैटिक जीके भी शामिल है, पॉलिटी भी शामिल है और इतिहास भी शामिल है, इसके साथ साथ भूगोल भी शामिल है। लेकिन अभी मैं इसको लेके चलूंगा। ठीक है, भूगोल क्यों नहीं लेके चलूंगा, क्योंकि भूगोल जो है मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मेरा पुराना वीडियो है, आज से लगभग 9-10 महीने पहले का वीडियो है। ठीक, आप लोग उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा। उन सारे वीडियो को जो लिंक है मैं इस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए आपको नोट्स बनाने या लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सारा का सारा नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने खुद भी लिखा हुआ है। ठीक, जितना कुछ मैंने लिखा है मैं सारा का सारा कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको एक काम करना है, या तो आप मैसेज कर सकते हैं हमको व्हाट्सएप पे, या तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7897725926। इस पर यदि आप व्हाट्सएप करते हैं, जिस भी क्लास का आपको पीडीएफ नोट चाहिए आपको नोट्स मिल जाएगा, चाहे वो पुराना वाला वीडियो हो चाहे अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी हाँ, आपको सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा। ये जो सारे नोट्स होते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे 3 से 4 वीडियो आपको डेली मिलेगा। इसका जो टाइमिंग है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो इतिहास वाला वीडियो है ये आपको 7 बजे शाम को मिल रहा है। कितने बजे? शाम को 7 बजे। पॉलिटी का जो वीडियो है ये आपको मिलेगा, कहाँ गया पॉलिटी, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ इसको, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मिलेगा आपको 6 बजे। स्टैटिक जीके जो है ये मिलेगा आपको 8 बजे। ठीक है, ध्यान रखना। इतिहास मतलब पॉलिटी 6 बजे, इतिहास 7 बजे, स्टैटिक डेली का डेली 8 बजे मिलेगा। और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है, ठीक है, जो आपका पीवाईक्यू चल रहा है, हो सकता है इसको मैं दिन के 12 बजे डाल दूं। ठीक है, दिन में किसी भी टाइम डाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अन्य एस्पायरेंट्स है, ठीक है, अगर आप में कोई यूपीपी के अलावा कोई अन्य एस्पायरेंट्स अगर देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें आप में भी वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उतना लेवल पढ़ा रहा हूँ जो कि पुलिस में भी काम आता है और ठीक है हर जगह काम आएगा। तो मेरे प्यारे, पहली बात तो ये स्पेशल पुलिस के लिए क्लास है, पुलिस वाले अवश्य देखें। ठीक है, अगर और कोई देखना चाहता है, अपनी नींव को मजबूत करना चाहता है, अपने आधार को मजबूत करना चाहता है, बेस मजबूत करना चाहता है, अवश्य देखें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एकदम सरल भाषा में सारा का सारा चीज़ क्लियर करवाऊंगा, वो ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है ना जी हाँ, आइए बात करते हैं। तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपके दिमाग में छापने जा रहा हूँ, कृपया आइए, तैयार रहिए, ध्यान दीजिए। आज का जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, यानी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, हम लोग इसको देखने जा रहे हैं प्यारे, समझिएगा। ये जो यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ था, क्यों हुआ था? तो पहली बात कि क्यों हुआ था, तो व्यापार के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? व्यापार करने के लिए हुआ था। कैसा व्यापार करने के लिए? तो मसालों का व्यापार करने के लिए, सूती वस्त्र इत्यादि का व्यापार करने के लिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं ना? इन सब चीजों के व्यापार के लिए कौन आए थे? यूरोपीय कंपनी आए थे। ठीक, अब अगर हम बात करें कि जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी वे कौन कौन सी कंपनियां थी। ठीक है, देखिए हम भूमिका को समझ रहे हैं, पहले तो हमको जितनी की आवश्यकता है पहले उसको समझेंगे, फिर अतिरिक्त चीजों को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आई थी? तो एक आया था, सबसे पहले नंबर पे कौन आया था? तो पुर्तगाल आया था। कौन आया था? पुर्तगाल आया था। दूसरे नंबर पे कौन आया था? डच कंपनी आया था। तीसरे नंबर पे कौन आया था? अंग्रेज आया था, यानी कि ब्रिटिश आए थे, ब्रिटेन वाले आए थे। चौथे नंबर पे कौन आए थे? डेनिश आए थे।
ठीक है। उसके बाद अगर हम 5वें नंबर पे बात करें तो 5वें नंबर पे फ्रांसीसी आए थे। एक और आए थे एक लोग 6वां, जिसको हम लोग कहते हैं स्वीडिश। क्या कहते हैं? स्वीडिश। इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है, इनसे कभी भी प्रश्न पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली आए थे, और सबसे अंत में कौन आया था, तो वे स्वीडिश आए थे, ठीक है। इनको मतलब स्वीडिश का मतलब स्वीडन के लोग, ठीक है। कहाँ के? स्वीडन वाले, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। क्लियर? जी हाँ। अब अगर हम बात करें कि पुर्तगाली भारत में कब आए थे, तो 1498 में आए थे। कब आए थे? 1498 में आए थे, ठीक है। 1498 में आए थे। 1503 मैंने क्या लिखा है, तो ध्यान देना प्यारे, पुर्तगाली 1498 में भारत में आते हैं और 1503 में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। क्या स्थापित करते हैं? अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। कहाँ पे स्थापित करते हैं? तो केरल के कोचीन में करते हैं, ठीक है। अभी मैं सारा चीज समझा रहा हूं, मैप पे समझाऊंगा, अच्छे समझ जाएंगे आप। तो पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए। 1503 में इन्होंने क्या किया? अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ पे? कोचीन में। दूसरे नंबर पे डच आते हैं। कब आते हैं? 1596 में। इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री बनाई, कब बनाया? 1505 में। कहाँ बनाया? तो मसूलीपट्टनम में बनाया। अंग्रेज कब आए थे? तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे। 1608 ईस्वी में इन्होंने अपना कारखाना बनाया था, यानी फैक्ट्री बनाया था सूरत में, ठीक है। हालांकि जो आपसे प्रश्न दिया जाता है कई बार, यहाँ पे आपको 1613 मिलेगा, तो 1611 मसूलीपट्टनम, 1613 सूरत, और 1608 भी सूरत। तो इसका माजरा क्या, अभी हम आगे पढ़ते तो बताते हैं, ठीक। फिर उसके बाद डेनिस 1616 में आए थे और 1620 में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। कहाँ पे? तंजौर। ये कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। जी हाँ। जो फ्रांसीसी है ये आए थे 1664 में और 1668 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं? तो फैक्ट्री स्थापित करते हैं प्यारे बच्चे सूरत में। कहाँ करते हैं? सूरत में करते हैं, ठीक है। अब अगर इतनी सारी चीजें हो गई, ये सारी कंपनियां आ गई, तो अब हम एक एक कंपनियों के बारे में देखते हैं और जानते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझें कि कंपनियां आई क्यों थी, इन कंपनियों को आने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि व्यापार के लिए। तो अगर व्यापार के लिए आया तो सबसे पहले कौन आया था, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आया था प्यारे बच्चे पुर्तगाली। कौन आए थे? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। अब अगर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगालियों में भी कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाली ही क्यों आए, तो ऐसे समझिएगा। देखिए, प्राचीन समय में क्या होता था ना, व्यापार होता था यूरोप से और मध्य एशिया से, यानी भारत से, ठीक है। ये भारत है आपका, ठीक। तो यूरोप से और दक्षिण एशिया से प्राचीन समय में व्यापार होता था स्थल मार्ग से, और इस स्थल का मार्ग का जो नाम था, इस स्थल मार्ग का नाम है सिल्क रूट। क्या नाम है? सिल्क रूट, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सिल्क नामक रेशे की क्या होती थी, मतलब कि आयात निर्यात होता था, उसका व्यापार होता था, उससे कपड़ा बनाया जाता था, ठीक है। जी हाँ, सिल्क रूट से, ठीक। एक तो रास्ता ये हो गया प्राचीन समय में व्यापार करने का। दूसरा रास्ता ये था फारस की खाड़ी। ये फारस की खाड़ी है, क्या है? ये फारस की खाड़ी है, ठीक है। ये भारत है, यानी कि दक्षिण एशिया। फारस खाड़ी से होते हुए यहाँ पे इराक है, इराक से होते हुए यानी कि मध्य एशिया से होते हुए कहाँ पहुँच जाते थे ये लोग? यूरोप पहुँच जाते थे। ये दूसरा रास्ता हो गया, ये पहला रास्ता हो गया, ये दूसरा रास्ता हो गया। तीसरे रास्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है भूमध्य सागर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाल सागर से होते हुए ये कहाँ जाते थे? दक्षिण एशिया में, यानी कि हो गया इसका तीसरा रास्ता। यानी कि पुराने समय में, प्राचीन समय में स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था, सॉरी, जो व्यापार होता था कैसे होता था? स्थल मार्ग से होता था। अभी आप जानते हैं कि भूमध्य सागर, यानी कि ये जो भूमध्य सागर है और ये लाल सागर, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे स्वेज नहर बना दिया गया है, लेकिन उस समय नहीं बनाया गया था। स्वेज नहर तो 1869 में बना, लेकिन उसके पहले नहीं बना था। अब जब नहीं बना था तो इनको थोड़ा सा स्थल मार्ग से भी जाना पड़ता था, जिससे इनको समस्याएं होती थी। अब ये जो कंपनियां आई हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये समुद्री रास्ते से आती हैं, ठीक है। समुद्री रास्ते से क्यों आती है? क्योंकि ये जो सिल्क रूट था ना, यहाँ तुर्की में, यहाँ मतलब अगर आप देखेंगे जो आपका एशिया है, एशिया का सबसे पश्चिमी अगर हम देशों की बात करें तो सबसे पश्चिमी देश है तुर्की, ठीक है। उसे साइप्रस लोग कहते हैं, लेकिन है तुर्की। तो जो तुर्की है, तुर्की में कुस्तुनतुनिया होते थे, जिसका पतन हो गया। पतन कैसे हुआ? उसका पतन अरबों के कारण हुआ, यानी कि यहाँ पे अरबों का प्रभुत्व बढ़ा। ये जो सिल्क रूट है, धीरे धीरे यहाँ से व्यापार बंद होने लग गया। फिर कुस्तुनतुनिया का भी क्या हो गया भैया? समापन हो गया, समाप्त हो गया वो भी। अच्छा, उसके समाप्ति के बाद ये होता है कि भैया ना, अब क्या किया जाए? नए रास्ते की खोज किया जाए, क्योंकि व्यापार तो करना था। और व्यापार क्यों करना था? क्योंकि हमको लाभ कमाना था, और अगर लाभ चाहिए तो भैया व्यापार करना होगा, ठीक है। अब ये जो यूरोपीय थे, अब ये सोचे भैया यहाँ से तो व्यापार हो नहीं पा रहा है,
क्योंकि बीच में छोटे छोटे कह लीजिए कि राजा के रूप में होते थे, या फिर जो अरब थे वे यहाँ पे लूट लेते थे, यानी कि इनको जाने नहीं देते थे। तो ये जो यूरोप वाले थे इन्होंने कहा भैया ऐसा करते हैं, अब हम लोग नए समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। ठीक है, कहाँ जाने के लिए? भारत में जाने के लिए, इस प्रकार से, यानी कि दक्षिण एशिया में जाने के लिए। तो यहाँ पे दो देश हैं, मुख्य रूप से दो देश हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेन और यहाँ पे है पुर्तगाल। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाल के एक राजा थे हेनरी। पुर्तगाल के एक राजा थे हेनरी, इनको हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। क्या? हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भौगोलिक खोज में रुचि दिखाई, यानी कि इनकी थोड़ी सी जिज्ञासा थी कि भाई चलो भौगोलिक खोज किया जाए। तो इन्होंने 1487 ईस्वी में 1487 ईस्वी में एक व्यक्ति को सहेजा जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यो या लोम्यो डियाज। ठीक है, क्या नाम था? बार्थोलोम्यो डियाज। ये जो बार्थोलोम्यो डियाज है ये निकलता है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पुर्तगाल से निकलता है और ये क्या करता है? अफ्रीका महाद्वीप के तटों के सहारे किनारे किनारे आता है, और जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणी हिस्सा है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको कहा जाता है उत्तमासा अंतरीप। क्या कहा जाता है? उत्तमासा अंतरीप नाम दिया जाता है, या इसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप कहते हैं प्यारे। अब जब केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है कौन? बार्थोलोम्यो डियाज, तो इसके आगे का इसको रास्ता समझ नहीं आता है और ये डर जाता है। उसके बाद यहीं से क्या होता है? वापस लौट जाता है। कौन? बार्थोलोम्यो डियाज। ठीक, इसी के साथ 1492 ईस्वी में फिर एक अभियान चलता है स्पेन की तरफ से। कब? 1492 में। और 1492 में कौन सा व्यक्ति निकलता है? इसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। ये कहाँ का था? स्पेन का था। ठीक है, स्पेन का। अब कोलंबस जब 1492 में निकलता है तो इस प्रकार से आता है और ये किस महाद्वीप में पहुंच जाता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, यानी कि अमेरिका महाद्वीप में पहुंच जाता है। पहले उत्तर अमेरिका महाद्वीप को खोजा गया था। ठीक है, यानी कि जो कोलंबस था, कोलंबस 1492 में कहाँ पहुंचता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पहुंचता है, यानी कि अमेरिका महाद्वीप पे पहुंचता है। इस प्रकार से अमेरिका की खोज होती है, यानी अमेरिका के लिए समुद्री रास्ते की खोज होती है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाई जो अमेरिका है, अमेरिका की खोज किसने किया था? कई बार पूछा गया, तो किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 में किया था। ये कोलंबस कहाँ का है? तो ये स्पेन का था। ठीक है प्यारे बच्चे, जी हाँ। अब ये पहुंच गया अमेरिका, लेकिन भारत के लिए भी रास्ता नहीं मिला था। तो फिर 1498 ईस्वी में, पहले तो 1497 ईस्वी में, ठीक है, 1497 ईस्वी में क्या होता है कि पुर्तगाल से एक व्यक्ति और निकलता है जिसका नाम था वास्को डिगामा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका नाम क्या था? वास्को डिगामा था। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम था इसका? वास्को डिगामा। मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, पुर्तगाली के बारे में हमको सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, तो वास्को डिगामा निकलता है किसके लिए? भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए वास्को डिगामा निकलता है। और ये भी क्या करता है? अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे क्या करता है? उत्तमासा अंतरिप तक पहुंचता है, और उत्तमासा अंतरिप की फिर आगे बढ़ता है तो इसको बीच में एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है अब्दुल मजीद। क्या नाम था उसका? अब्दुल मजीद। ध्यान रखिएगा, ये जो अब्दुल मजीद है ना, ये गुजरात का था। ठीक है, कहाँ का था? गुजरात का था। तो ये जो आया था वास्को डिगामा अब्दुल मजीद से पूछता है भारत जाने का रास्ता, और अब्दुल मजीद क्या करता है? वास्को डिगामा को बताता है। ठीक है, जी हाँ। तो वास्को डिगामा उत्तमासा अंतरीप के आगे बढ़ता है और गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से कहाँ पहुंच जाता है? भारत के केरल राज्य के तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पे पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? वास्को डिगामा कहाँ पहुंचता है? तो ये पहुंचता है भारत के केरल तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पे पहुंच जाता है। और कब पहुंचता है? तो 20 मई 1498 को पहुंचता है प्यारे। कब पहुंचता है? 20 मई 1498 को। देखिए 97 में निकला था, लेकिन भारत के कालीकट बंदरगाह पे कब पहुंचता है? तो 20 मई 1498 को पहुंचता है प्यारे। कब पहुंचता है? 20 मई 1498 को पहुंचता है। अब जब 20 मई 1498 को यह पहुंचता है तो उस समय जो कालीकट के राजा थे वे एक हिंदू राजा थे जिनका नाम था जमोरीन। क्या नाम था उनका? उनका नाम था जमोरीन। अब ये जो हिंदू राजा जमोरीन है, ये जब देखते हैं वास्को डिगामा कि वास्को डिगामा आया है तो ये बड़े खुश हो जाते हैं।
ये वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। ये क्या करते हैं जमोरिन? वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। और फिर वास्को डी गामा इनसे क्या कहता है? इनसे व्यापार के लिए अनुमति लेता है। तो वास्को डी गामा स्वागत तो करते ही करते हैं और व्यापार के लिए क्या देते हैं? अनुमति भी दे देते हैं। अनुमति इसलिए देते हैं क्योंकि जब वास्को डी गामा आया था तो उसके पास काफ़ी सारा सोना था जो उसने किसको दिया? जमोरिन को दिया। और जमोरिन क्या हो गया भैया? खुश हो गया। खुश इसलिए हो गया कि भैया इसके देश का सामान बिक रहा है। यदि आप ही कुछ बेचना चाहेंगे, अगर आपका सामान बिकेगा तो अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल हाँ। और दूसरी चीज़ कि भाई कोई विदेशी आया था हमारे देश में, गोरा गोरा उजर का आदमी, तो जमोरिन को लगा होगा ना भाई अरे यार कहाँ से आ गया, है ना। तो जमोरिन ने क्या किया? उसका अच्छे से स्वागत किया। दूसरी बात है कि अगर जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग जैसे देखते हैं भाई कोई गोरा आदमी है, गोरा आदमी का मतलब कि जैसे अभी हम लोग भी क्या होते हैं, गोरे व्यक्तियों की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। कोई व्यक्ति होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वह गोरा है, थोड़ा सा अच्छा है, तो हम लोग क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति काला होगा, आकर्षित होगा, तब भी लोग आकर्षित जल्दी नहीं होते हैं। ठीक है। तो जो गोरा व्यक्ति, जैसे कि हमारे यहाँ अंग्रेज आ जाता है कई बार जब आप बाहर बनारस से घूमने निकल जाइए तो वहाँ पे कई सारे अंग्रेज होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? सेल्फी लेने का कोशिश करते हैं, भाई सेल्फी ले। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जमोरिन भी क्या था भाई, उनको देख करके एकदम कह लीजिए कि है ना, इसको भी अंदर से वो चीज़ आ गई भाई, है ना, हम क्या करें? इसका स्वागत करें। तो इसने स्वागत किया और व्यापार के लिए क्या कर दिया? अनुमति दे दिया। अब जब व्यापार के लिए अनुमति मिला इसको, तो यह व्यापार करने लगा। और जब यहाँ से वास्को डी गामा रिटर्न जाने लगा तो अपने साथ क्या लेके गया? मसाला लेके गया। क्या लेके गया? मसाला लेके गया। अब जब ये मसाला लेके जाता है यूरोप में, तो उसी मसाले से यह इतना कमाता है कि इसको 60 गुना ज़्यादा फायदा होता है। कितना? 60 गुना ज़्यादा। यानी यह वास्को डी गामा जितना यहाँ ले करके आया था भाई, जितना खर्चा करके आया था उसका 60 गुना ज़्यादा वहाँ पे मुनाफा कमाया, 60 गुना ज़्यादा फायदा। अब जब जाके भाई पुर्तगाल में बताता है कि भैया हमने मतलब सरकार को बताया भाई कि 60 गुना ज़्यादा है, तो पुर्तगाल सरकार सोचती है अरे यार इतना है, अब हम सरकार भेजेंगे यहाँ से, ठीक, कंपनी बनाया जाए। ठीक है। उसके बाद 60 गुना जब मुनाफा लेके जाता है तो फिर 1500 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है पेड्रो अल्बरेज क्रेबल। क्या नाम है? पेड्रो अल्बरेज क्रेबल। आप लोग बहुत अच्छे से समझते हुए सुनते हुए चलिए। ठीक है। नोट्स मैं आपको दे दूंगा। तो 1500 ईस्वी में आ जाता है पेड्रो अल्बरेज क्रेबल। ये जब आता है तो ये 13 जहाजी बेड़ों के साथ आता है। 13 जहाजी बेड़ों के साथ आता है, क्योंकि वास्को डी गामा केवल एक जहाज के साथ आया था और इतना सारा कमा के गया, तो ये कहता भैया हम एक नहीं 13 लेके चलेंगे। ठीक है। ये 13 जहाज लेके आया पेड्रो अल्बरेज क्रेबल। ठीक है। अब जब पेड्रो अल्बरेज क्रेबल लेकर के आता है तो भारत में क्रेबल और अरबों के बीच क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है, यानी कि थोड़ी सी युद्ध की स्थिति हो जाती है, जिसमें क्रेबल और जब अरबों के बीच युद्ध होता है तो अरबों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अरबों की क्या होती है प्यारे? हार हो जाती है। तो बचता कौन है? क्रेबल बचता है। और क्रेबल यहाँ से बहुत सारा धन यानी कि बहुत सारा मसाला वसाला लेके जाता है और खूब पैसा कमाता है, खूब मुनाफा कमाता है, खूब फायदा कमाता है। ठीक है जी हाँ। तो फिर उसी क्रम में फिर आगे 1502 ईस्वी में, फिर 1502 ईस्वी में कौन आ जाता है? वास्को डी गामा एक बार फिर से भारत आता है। ठीक है। वास्को डी गामा क्या करता है? एक बार फिर से भारत आता है। चूंकि इतना कमाया था वहां जाके तो इसके मन में भी लालच था भाई चलो चलते फिर से मसाला लेके आते हैं, फिर से कमाया जाएगा। तो 1502 में एक बार फिर से कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। ठीक है जी हाँ। आगे अगर ध्यान दीजिएगा तो फिर 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में मैंने बताया ना कि वास्को डी गामा केवल एक व्यक्ति के रूप में आया था। ठीक। लेकिन जब ये इतना पैसा कमाया तो वहां से कंपनियां भेज दी गई। तो अब जो पुर्तगाली कंपनी भारत में आ चुकी थी 1600 में, मतलब जब यहाँ से 1600 नहीं 1498 में जब आया था ये पुर्तगाल से ये वास्को डी गामा जब जाता है तो बताता है, तो अब कंपनी मतलब वास्को डी गामा को एक कंपनी के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। अब वहां से कंपनियां आती हैं और 1503 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी ने कोचीन में, कहाँ पे? कोचीन में क्या करती है? फैक्ट्री स्थापित कर लेती है। फैक्ट्री का मतलब कारखाना स्थापित कर लेती है। भैया यहीं पे क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा व्यापार यहाँ पर भी किया जाए, यहाँ से लेके जाया भी जाए। पहले एक ठो मतलब अपना जो रहने का व्यवस्था है, पूरा प्रशासन संभालने का जो व्यवस्था है एक बना लिया जाए। तो भाई पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री या पहला कोठी कहाँ बनाया? कोचीन में बनाया। कब बनाया? 1503 में बनाया। फिर 1505 में
पुर्तगालियों ने अपना दूसरा फैक्ट्री बनाया, यानी एक फैक्ट्री से नहीं भरा तो दूसरा फैक्ट्री भी बन गया। और ये दूसरा फैक्ट्री कहाँ बनता है? कुन्नूर में बनता है या कन्नूर में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? कन्नूर में बनता है। ठीक है, जी हाँ। अब इतना जब सुख कुछ हो जाता है तो फिर पुर्तगाल मतलब अभी फायदा हो ही जा रहा है। ठीक, तो 1505 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, क्या नाम है इसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम है। अभी जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, इसको अल्मीडा भी कहते हैं। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, यह भारत में प्रथम गवर्नर बन के आता है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन करके आता है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है। और जब यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है तो भाई अब आएगा तो कमाने के उद्देश्य से ही आएगा। ठीक है, जब ये आता है तो ये क्या करता है? ये भाई चूंकि अच्छा किस रास्ते से आते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ भाई जब आता है अटलांटिक महासागर से होते हुए, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के तटों से होते हुए जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कौन सा सागर है? कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। अरे बोलो भाई क्या है? तो हिंद महासागर है। ठीक है, तो ध्यान देना, जब ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है ना तो ये चाहता है कि पूरा पूरा हिंद महासागर में कब्जा करके रखा जाए, ताकि यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी ना आने पाए, फायदा कुल हमें ही लें। ठीक है, जी हाँ। तो जो पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, कब आता है? 1505 में। इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया। क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी को चालू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी भी समझा दे रहे हैं क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि इसको कहते हैं शांत जल की नीति अपनाई। शांत जल की नीति अपनाई किसने? ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी इसको किसने अपनाया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया। इसका मतलब ये था, जो ये नीति थी शांत जल की नीति, ये कहाँ अपनाया गया था? तो हिंद महासागर में अपनाया गया था प्यारे। ये कहाँ अपनाया गया था? ये हिंद महासागर में अपनाया गया था। किस लिए अपनाया गया था? ताकि हिंद महासागर में कोई अन्य व्यापारी नहीं आने पाए, यानी कि व्यापारिक हितों को देखते हुए, अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रख करके लाभ कमाने के लिए इसने हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी को लेकर के चला और पूरे हिंद महासागर में आधिपत्य जमा लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, किस लिए? ताकि यहाँ पे कोई दूसरी कंपनियां नहीं आने पाए। क्लियर? अगर कोई आता था तो उसको मार दिया जाता था, उसके जहाज हिंद महासागर में ही डुबो दिया जाता था। ठीक है साथियों, जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा मतलब आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करता है, यानी कि शांत जल की नीति अपनाता है। फिर इसके बाद 1509 ईस्वी में एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये कब आता है भारत में? तो ये आता है भारत में 1509 में आता है। ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है। ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन करके आता है। कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, और जब ये आता है तो ये चाहता है, ये चाह रखता है अपने अंदर कि हम क्या करें, पूरे भारत पे, यानी कि जहाँ पे ये जो पूरा दक्षिणी भारत था जहाँ पे आया हुआ था, यहाँ पे चाहता था कि पूरा हम अपना आधिपत्य कर लें। क्योंकि नींव तो किसने रख दिया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने रख दिया था। लेकिन अभी भी यहाँ पे अरबों का आक्रमण था। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब ये आया था पेड्रो अल्वारेज क्रेबल आया था, तो क्रेबल और अरबों में संघर्ष हुआ था ना, तो ये जो अरब आक्रमणकारी थे ये बार बार परेशान भी करते रहते थे। तो ये जो अल्फांसो द अल्बुकर्क ये किस लिए सोचा भाई कि यहाँ पे हम पूरा अपना क्या करेंगे, अपना साम्राज्य का विस्तार करेंगे। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, इसी के तहत 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किसको छीन लेता है? यह गोवा को छीन लेता है। किससे छीनता है? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। किससे? यूसुफ आदिल शाह। तो ये जो अल्बुकर्क था, यूसुफ आदिल शाह, ये कहाँ के शासक थे? बीजापुर। तो अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। ठीक है, अब गोवा को छीन लिया तो इसका विस्तार और बढ़ गया। ठीक है, अब जब ये गोवा को छीन लिया तो इस प्रकार से इसने अपने क्षेत्र को ज़्यादा विस्तार किया। तो ये जो अल्बुकर्क है ना, अल्बुकर्क,
तो अल्बुकर्क को क्या माना जाता है? अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? एक तो हमने देखा कि 1510 में इसने क्या किया, बीजापुर के शासक से क्या छीन लिया? गोवा ही छीन लिया। ठीक, उसके बाद 1511 में ये क्या करता है? 1511 में ये इसको छीन लेता है, क्या बोलते हैं जी इसको, एक सेकेंड, जी हाँ, मलक्का को जीत लेता है। 1511 में किसको जीतता है? मलक्का को जीत लेता है। और 1515 ईस्वी में हारमुज बंदरगाह पर क्या कर लेता है? अधिकार जमा लेता है। हारमुज बंदरगाह, इधर ध्यान दीजिएगा आप प्लीज। देखिए 1511 में जो मलक्का था ना, मलक्का पे क्या कर लिया इसने? विजय प्राप्त कर लिया। ये मलक्का जो था ये दक्षिण पूर्वी एशिया का उस समय सबसे बड़ा बाजार था, सबसे बड़ा मार्केट था, जहां पे क्या कर सकते थे, आप अपने सामानों को बेच सकते थे, मुनाफा कमा सकते थे। तो मलक्का पर किसने कब्जा कर लिया? अल्बुकर्क ने कर लिया। कब कर लिया? 1511 में। और 1515 में क्या किया इसने? हारमुज बंदरगाह पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ये हारमुज बंदरगाह कहाँ है? तो ये है फारस की खाड़ी में। कहाँ है? फारस की खाड़ी में। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था आपको कि फारस की खाड़ी से होते हुए क्या होता था? व्यापार होता था। तो यहाँ पर भी एक मार्केट क्या हुआ था? क्रिएट हो गया था। तो ये फारस की खाड़ी के तट पे जो हारमुज बंदरगाह था, यहाँ पर भी अल्बुकर्क ने क्या कर लिया भाई? अल्बुकर्क ने क्या कर लिया? अधिकार जमा लिया। अच्छा, इसके अलावा एक काम और किया इसने, जितने भी पुर्तगाली पुरुष थे उनको प्रोत्साहन दिया। किस लिए? भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए। अब जो पुर्तगाली पुरुष थे उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी करना शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में पुर्तगालियों की जनसंख्या को बढ़ाना। बात समझ रहे हैं? अच्छा, आपने वो नाम सुना होगा ना, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय किसको कहते हैं? आंग्ल भारतीय की परिभाषा आपको पता है? पता तो कमेंट करिए, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं। जो आंग्ल भारतीय होते हैं, आंग्ल भारतीय का मतलब ये होता है कि ऐसा बच्चा जिसके पिता यूरोप के रहे हों और माता भारत की रही हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि माता पिता कुल कर दें, माता पिता ऐसा नहीं, जिसके पिता यूरोप के हों और माता भारत की हों, इन दोनों से उत्पन्न बच्चा क्या कहलाता था? आंग्ल भारतीय कहलाता था। ठीक है जी हाँ, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर है? जी हाँ, तो इतने सारी चीज हो गई। और ये क्या करता था अल्बुकर्क कि भाई सबको प्रोत्साहन दिया, पुर्तगाली पुरुष को कहा भैया विवाह करो, और विवाह करके क्या करो? जनसंख्या को बढ़ाने का कोशिश करो भारत में। ठीक है जी हाँ, अब इतना सारा काम किया, इसीलिए अल्बुकर्क को कहा जाता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। किसको? अल्बुकर्क को। ठीक है जी हाँ, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको समझ में आई गई होंगी। ठीक है, मिटाते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिएगा, मिट भी कर रहा है ना, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद होता क्या है? अल्बुकर्क के बाद एक व्यक्ति और बचता है जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। क्या नाम है? नीनो डी कुन्हा। यहां से पूछता है प्रश्न। ठीक है, नीनो डी कुन्हा यहां से आपसे कौन सा प्रश्न पूछता है? ध्यान देना मेरे प्यारे। अब ये जो नीनो डी कुन्हा है ये आता है 1529 में। कब आता है? 1529 में आता है गवर्नर बनकर के। क्या बन के आता है? 1529 में गवर्नर बनकर के आता है। और 1530 में इसने जो मतलब शक्ति का जो केंद्र था पुर्तगालियों का, 1530 में कोचीन से कहाँ कर देता है? कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर देता है। कहाँ पे? कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर देता है। कौन? नीनो डी कुन्हा। और आपको पता है जब ये कोचीन से गोवा स्थानांतरित करता है, इसी समय से लेकर के वर्ष 1961 तक पुर्तगाली कहाँ रहे? गोवा में ही रहे, यहाँ से गए ही नहीं। यानी पुर्तगाली जो थे आज़ादी के बाद भी भारत में रहे थे। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि गोवा कब आज़ाद हुआ था, तो वर्ष 1961 में आज़ाद हुआ था। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है जी हाँ, अब यहाँ भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि अगर 1961 में
गोवा से ये लोग जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले कौन आया था। अच्छा देखो, ऐसे यहाँ से 3 प्रश्न मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी आई, पुर्तगाली कंपनी आई, ठीक है। और सबसे अंत में कौन सी कंपनी आई थी, स्वीडिश आई थी, ठीक। लेकिन अगर आपसे कहे कि सबसे अंत में कौन सी कंपनी भारत से गई, तो पुर्तगाली गई। पुर्तगाली आने को तो ससुरे आए थे 1900, कब आए थे, 1400, 1900 नहीं, 1498 में आ गए थे। और गए कब, 1961 में गए प्यारे। कब गए, 1961 में गए। देख रहे हैं, आने को सबसे पहले आए थे और जाने को सबसे बाद में गए हैं। क्लियर है बात, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देख लेते हैं डचों को। किसको देख लेते हैं, डचों को, ठीक है ना। मिटाते हैं थोड़ा सा, डच में बहुत ज़्यादा नहीं देखना हमको, थोड़ा सा ही देखना है, ठीक है। उसके बाद मतलब दूसरे वीडियो में बाकी हम देखेंगे, ठीक है। जी हाँ, इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डच, समझिएगा इसके बारे में, देखिए। अच्छा एक सेकंड, हमने बताया कि 1498 में आने को सबसे पहले आए और जाने को सबसे बाद में गए। ध्यान रखना, एक पॉइंट और आपसे कभी कभी अगर हो सकता है पूछ ले कि आप जानते हुगली को, जानते हुगली नदी, यह है बंगाल में। तो ये जो पुर्तगाली थे, इनका वर्चस्व थोड़ा सा बंगाल में भी हुआ था। और ये क्या करते थे, हुगली नदी में रहते थे, हुगली नदी में रहते थे और बंगाल की खाड़ी में आकर के लूटपाट करते थे। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में आकर के क्या करते थे, लूटपाट करते थे, ठीक है। और एक दिन ऐसे लूटपाट करते करते उसमें मुगल बादशाह है, शाहजहां की पत्नी, जिसको हम लोग कहते हैं बेगम मुमताज महल, क्या कहते हैं, मुमताज महल। इन लोगों ने मुमताज महल की जहाज को ही क्या किया था, छेड़ा था, जिसकी वजह से शाहजहां ने क्या किया था, हुगली में जितने लोग बसे हुए थे, जितने पुर्तगाली बसे हुए थे, पूरा इनका बस्ती ही क्या किया, नष्ट कर दिया। और लगभग 1000 से ज़्यादा पुर्तगालियों को क्या कर लिया था, इन्होंने बंदी बना लिया था। किसने, शाहजहां ने, ठीक है। जी हाँ, अब आइए बात करते हैं डच पे, ठीक। डच, सबसे बड़ी बात कि जो डच है ये कहाँ के हैं, ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी। कहाँ के हैं, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को कहते हैं। डच किसको कहते हैं, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को कहते हैं। तो सबसे पहले 1596 में एक व्यक्ति आता है, कहाँ का, डच का, जिसका नाम है कार्नेलियस हाउटमैन। क्या नाम है, कार्नेलियस हाउटमैन है, ठीक है, कार्नेलियस हाउटमैन, ठीक। और 1505 में ये क्या करता है भाई, अपना पहला कारखाना या फैक्ट्री लगाता है मसूलीपट्टनम में, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मसूलीपट्टनम में, ठीक। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। हाँ, एक चीज़ और देखिए, इसके अलावा 1510 में पुलिकट में लगाता है अपना फैक्ट्री। तो अलग अलग लगाता है, उतना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट महत्व है नहीं है। लेकिन यहाँ से 1-2 पॉइंट और ये महत्वपूर्ण है कि जैसे 1596 में कौन आता है, सबसे पहले कार्नेलियस हाउटमैन आता है। ये कहाँ का था, डच का था, ठीक है, यानी कि हॉलैंड का था, ठीक। 1505 में इसने अपना पहला कारखाना लगाया मसूलीपट्टनम में। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में इसने, बंगाल का एक स्थान है पिपली। कौन सा स्थान है, पिपली। बंगाल के पिपली में इसने 1927 में प्रथम कारखाना लगाया, 1927 में प्रथम फैक्ट्री लगाई। क्या लगाया, प्रथम फैक्ट्री लगाया। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करिए। अगर आपसे कभी ये पूछ दे कि जो डच थे, ठीक है, बंगाल के पिपली में अपना कारखाना कब लगाया, तो 1927 में लगाए थे। या फिर ऐसे कह दे कि डच बंगाल में सर्वप्रथम कहां पर अपना फैक्ट्री लगाए थे, तो पिपली में लगाए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको नोट करा दिया, ठीक। ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेदरा का युद्ध। कब हुआ था, 1759 में। 1759 में क्या हुआ था, बेदरा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, बेदरा का युद्ध। इसको बेडरा का युद्ध भी कहते हैं, कई बार जगह लिखा रहता है। तो बेदरा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1759 में हुआ था। इसमें ये जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में। किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों के बीच में हुआ था और डचों के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1759 में हुआ था। ध्यान दीजिए, जब ये युद्ध हुआ था तो इसमें अंग्रेजों ने डचों को बड़ी बुरी तरह से खदेड़ा और खदेड़ के बाहर से भगा दिया बाहर, ठीक है, ठीक है, खदेड़ के पूरा बाहर कर दिया, निकाल दिया इनको। किसको,
पुर्तगाली इनको डचों को। और यहीं पे क्या होता है, डचों का जो अस्तित्व होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि ये जो डच थे भारत से यहीं पे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हालांकि कुछ मात्रा में बचे रह जाते हैं, तो छुटपुट चोरी डकैती वाला काम करते रहते थे। हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। यहाँ पे फर्क पड़ने वाला था बड़ी कंपनियों से। ठीक है जी हाँ, तो ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे हमको पढ़ना है अंग्रेजों को, ठीक है, और फ्रांसीसियों को। ध्यान रखना डेनिस से उतना सवाल पूछता नहीं है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों को हमको पढ़ना है। इसको हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपना विचार हमको साझा करिए और कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिए। और यदि पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसा कि मैंने बताया आपको कल से ही, ठीक है, यानी कि 28 तारीख से ही एक पॉलिटी, एक स्टैटिक और एक हिस्ट्री, ये तीनों ही वीडियो आपको देंगे हम। तो तैयार रहिए और मिलते हैं इसी के साथ हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।